हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे फिर से फिजिक्स के एक नए प्रैक्टिस सेट में, जिसमें करने वाले हैं हम ताबड़तोड़ बेहतरीन से बेहतरीन फिजिक्स के क्वेश्चन जो हमारे काफ़ी बढ़िया हैं बीएसएफ आरओ एंड आरओ एग्ज़ाम के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर से बहुत से क्वेश्चन डाले गए हैं और उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो हमारे स्कोर बढ़ाने में बहुत ही सहायता देंगे। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में अल्ट्रासाउंड तरंगों में होता है ए हायर स्पीड उच्च गति, बी हायर फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति, बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी, डी लॉन्ग वेवलेंथ। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप आंसर दे सकते हैं इसका कमेंट बॉक्स में और फिर हम इसको सॉल्व करवाना शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि साउंड वेव कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो समझते हैं। पहले नंबर पर आती हैं हमारी इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स जो कि हमारी लेस देन होती हैं 20 हर्ट्ज से। जितनी भी हमारी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वेव होती हैं उनको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स। फिर आता है हमारा ऑडिबल साउंड का, ह्यूमन हियरिंग साउंड, इन्हें बोलते हैं ह्यूमन हियरिंग साउंड भी बोलते हैं इन्हें, या बोल देते हैं हम ऑडिबल साउंड। इन्हें ऑडिबल साउंड क्यों बोला जाता है? तो इन्हें इसलिए बोला जाता है कि एक आमतौर पर इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को सुन पाता है। तो आगे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारा ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर क्वेश्चन ये बनता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, तो वो होगा ऑडिबल साउंड। इसके बाद आती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली होती हैं, लेकिन वो 1 गीगाहर्ट्ज से कम होती हैं। तो ये वाली जो वेव्स होती हैं इनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके बाद आती हैं हमारी सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, इनको बोलते हैं हाइपरसोनिक वेव्स। ये होती हैं ग्रेटर देन 1 गीगाहर्ट्ज। ये वाली वेव्स जो होती हैं ये हमें देखने को मिलती हैं बड़े बड़े रॉकेट्स और मिसाइल में। जब कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च होता है या कोई मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है तो वो लॉन्च की जाती है, तो ये वाली वेव्स हमें देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी पावरफुल और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं इनका फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी के तौर पर सबसे जो कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इंफ्रासोनिक वेव की। उसके बाद आती हैं हमारी ऑडिबल वेव्स, उसके बाद आती हैं हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसके बाद आती हैं हाइपरसोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। एक बात और समझो, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो ऐसे ऐसे हमारी वेवलेंथ घटती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर इंफ्रासोनिक वेव है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ऑडिबल साउंड है तो फिर इसकी वेवलेंथ इससे कम है, तो फिर अल्ट्रासोनिक वेव है तो इसकी वेवलेंथ इससे कम है, और हाइपरसोनिक की इससे भी कम होगी। इसकी वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो है रिलेशन इस तरीके से होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि फ्रीक्वेंसी का अपोजिट में वेवलेंथ किस तरह से कार्य करती है, तो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में वेवलेंथ कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, अगर वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा यही, कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव। अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है, जो हमने अभी देखा था अपने चार्ट में। तो पहला ऑप्शन है हमारा हायर स्पीड, ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मीडियम है तो वेव्स की जो है स्पीड उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं तो ऑडिबल साउंड हो चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, उनकी स्पीड सेम होती है, उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से लेना देना कुछ नहीं होता। अगर हमारा एयर है तो उसमें साउंड थोड़ी ज़्यादा फ्लो होगी, अगर सॉलिड है तो उसमें और भी ज़्यादा फ्लो होगी, लिक्विड है लिक्विड में थोड़ी सॉलिड से कम फ्लो होगी। सबसे ज़्यादा जो साउंड फ्लो होती है वो होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है हमारी गैस में। हमारा दूसरा ऑप्शन है हायर फ्रीक्वेंसी, यह सही होगा। बोथ ए एंड बी, ये पहले ही गलत हो चुका है। लॉन्ग वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी, तो हमारा आंसर ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में क्या होगी? ए 10 मीटर, बी 13 मीटर, सी 17 मीटर, डी 21 मीटर। तो इको, यह है इको शब्द। इको क्या होती है? अगर जैसे कोई पहाड़ है या कोई बंद कमरा है तो जैसे हम किसी का नाम लेते हैं या कुछ बोलते हैं तो पीछे से जैसे कोई हमने नाम लिया
तो उसमें जो पीछे से बार बार जो आवाज़ सुनाई जाती देती है तो उसे ही हम इको बोलते हैं। जैसे हमने पहाड़ों पर जाकर एक नाम लिया रोहन, तो जैसे वो रोहन बार बार हमें लौट कर सुनाई दे रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसे ही हम बोलते हैं इको। तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस इको को सुनने के लिए तुम्हारी मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट से, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा जो है जहाँ से ये टकरा कर आवाज़ वापस आ रही है, तो मिनिमम दूरी हमारी कम से कम उस इंसान से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। 17 मीटर, तभी तुम किसी की इको को सुन पा सकते हो। अगर तुम्हारी 17 मीटर की दूरी नहीं है उस ऑब्जेक्ट में और तुम में जहाँ से ये टकरा कर वापस आ रही है, तुम उस इको को नहीं सुन पाओगे। ये रही ये लड़की है, यहाँ से कोई आवाज़ मारती है तो पहाड़ों से टकरा कर तो आवाज़ इसे जो वापस सुनाई दे रही है उसी को हम बोलते हैं इको। कोई आवाज़ टकरा कर फिर वापस इसके पास आ रही है तो इसे बोलते हैं हम इको। ये पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और भी ज़्यादा तुम इसके लिए जानना चाहते हो और आपको कोई आइडिया नहीं है क्या है, तो आप इंटरनेट पर भी सर्च मार सकते हैं इको, इको क्या होती है, तो तुम्हें इससे आइडिया लग जाएगा कि इको क्या है। अगर तुम चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एच, इट्स स्टैंड फॉर। हमारा जो इंडक्टेंस का जो एच है ये किस चीज़ को स्टैंड करता है, मतलब ये मतलब कौन सी यूनिट है। तो इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट वन में एक पूरी की पूरी टेबल याद करवाई थी, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आराम से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें ना तो कोई सोल्व करना ना इनमें कोई ज़्यादा आइडिया लगाना, ये डायरेक्ट हो जाते हैं, बस उसके लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो क्या होगा, सीधा सीधा सा जवाब एच, एच का मतलब क्या होगा, होम, हेलोजन, हर्ट्स, हर्ट्स भी नहीं है, इंडक्टेंस में हेलोजन नहीं है, होम भी नहीं है, तो सीधा सीधा होगा हेनरी। ये रही वो टेबल जो हमने पहले भी याद करवाई थी, एक बार और देख लेते हैं और इस टेबल को याद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से कम तुम्हारे 5-6 से क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। लेंथ है, लेंथ को नापते हैं मीटर में, डेनोट करते हैं एम से। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में पूछा जा सकता। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, फोर्स को न्यूटन में, प्रेशर को पास्कल में। फिर आती है एनर्जी, एनर्जी को जूल में, पावर में को वोट में, इलेक्ट्रिक चार्ज को कौलम में, वोल्टेज को वोल्ट में, कैपेसिटेंस को फेरेड में, रेजिस्टेंस को ओम में, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में, इंडक्टेंस को हेनरी में। ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। लुमिनियस फ्लक्स को लुमेन में और इल्यूमिनियंस को लक्स में, और ये इसके साइन हैं, इन्हें भी याद कर लेना क्योंकि ये भी सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। ये है रेजिस्टेंस ओम, एम ओम को ऐसे हेडफोन जैसा साइन होता है, इसको बोले जाता है ओम। और ओम का अगर ये पूछने लगे कि वो ओम का अपोजिट क्या है, ओम का अपोजिट होता है मोह। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है हमारी कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कोल्ड। किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए डिस्चार्जिंग, निर्वहन, अर्थिंग, इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया, लाइटिंग, आकाशीय विद्युत। तो क्या होगा, आप कुछ हद तक इसका जवाब पढ़ के भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर जगह यूज होती है, हमारे घरों में भी यूज होती है। तो इसका आंसर होगा अर्थिंग। किस तरीके से होगा, जैसे कोई भी है, कोई भी केबल है, जैसे केबल क्या, तो ये देखो कोई भी खंभे हैं, खंभों से एक तार जो है इस तरीके से जुड़ा होता है, ये तार जो है अर्थिंग का काम करता है। जैसे भी इसमें हाई वोल्टेज आते हैं या एक्स्ट्रा करंट आता है तो वे क्या होता है, ये वाला तार इसको जो है ज़मीन में जो है फालतू वाले वोल्टेज को ज़मीन में भेज देता, जो कि जो है फालतू करंट को अर्थ के माध्यम से पृथ्वी के अंदर भेज देता, जिस जो किसी भी खतरे और ऑब्जेक्ट को डैमेज होने से बचाता। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है जैसे कोई बैटरी है, बैटरी चार्ज करी और डिस्चार्ज हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से बातें करना, यानी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लाइटिंग, लाइटिंग आकाशीय विद्युत से तो कोई मतलब ही नहीं है। आकाशीय विद्युत क्या होती है कि रात को जब बादल हो जाते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो बार बार जो बिजली कड़कती है उसे आकाशीय विद्युत कहते हैं। ये रहे हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा एक खंभा गया हुआ है, तो इससे जो ये वाली वायर जो जुड़ी हुई है, तो ये जो क्या है, अगर हाई वोल्टेज आते हैं, जो एक्सेसिव वोल्टेज होते हैं,
तो उसको क्या ज़मीन में भेजने का काम करती है। ये लगभग सेफ्टी के लिए हर खंभों पर लगभग लगी रहती है, या बहुत से जो हमारे जैसे फ्रिज वगैरह वगैरह होते भी हैं, सब में एक अर्थ का तार होता है। जैसे कोई 3 प्लग वाला पिन है, तो ये एक पिन जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, ये जो है फालतू को लाइट को ज़मीन में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। विच कलर इज फाउंड व्हेन रेड एंड ग्रीन और मिक्स? लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ए लाइट ब्लू, हल्का नीला, येलो पीला, वाइट, सफ़ेद, ग्रे, सलेटी। तो सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर आप दोगे। इसका हमने आगे चार्ट भी दे रखा है, आप उससे देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि दो कलर को मिलने पर क्या बनता है। लेकिन ये बस RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों से मिलकर जो कलर बनते हैं उसके लिए पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगले चार्ट को देखें और इसका आंसर दें। जैसे कि रेड है और ग्रीन है, इन दोनों कलर को मिक्स किया तो बन गया येलो। ब्लू है, सियान है, तो ब्लू और ग्रीन है तो इसको मिक्स किया तो बन गया सियान। अगर रेड है, ब्लू है, तो इसको मिक्स करने पर बनता है मैजेंटा। और इन तीनों कलर को मिक्स करने पर बनता है वाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देना। शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 6. What which of the following is responsible for the conduction of electricity solution through the electrolytic solution? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन के माध्यम से बिजली के संचालन के लिए जिम्मेदार है? ए मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनों के इलेक्ट्रोलाइट की गति। मूवमेंट ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज, केवल धनात्मक आवेशों का संचलन। सी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गति। ये हमारा क्वेश्चन केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फिजिक्स में पूछ लिया गया है। लेकिन जब पूछ लिया गया तो इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा कोई सॉल्यूशन है और ये कैसा है, ये NaCl सॉल्यूशन, यानी कि एक आयोनाइज सॉल्यूशन है। अगर जैसे कि ये अलग अलग होंगे तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, यानी कि एक पर पॉजिटिव आयन होंगे, एक पर निगेटिव आयन होंगे। जैसे ही इसके एटम टूटेंगे तो ये दो एटम टूटकर इस तरीके से दो अलग अलग आयन्स में बढ़ जाएंगे। तो ये जो आयंस है यही जिम्मेदार होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करने के लिए। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस नहीं है तो उसमें करंट पास नहीं होगा। जैसे कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर H2O, अगर उसमें हम अगर करंट पास करेंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वह प्योर वाटर है, उसमें कोई भी आयन नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम इसमें साल्ट यानी NaCl मिला देते हैं तो इसमें करंट पास होने लगेगा, क्योंकि इसमें फिर आयन्स बन जाएंगे और आयन से जिम्मेदार होते हैं करंट पास करने के लिए किसी लिक्विड में। ऐसा लिक्विड जिसमें आयन्स हैं उसमें करंट पास होगा, लेकिन जो ऐसा लिक्विड है कोई जो आयन्स नहीं बनाता तो उसमें करंट पास नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। मूवमेंट ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज, ये गलत। मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वे आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी होते हैं, और जो है पार्टिकल बिना आयंस वाले भी पार्टिकल्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होते हैं जो आयन देते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो आयंस नहीं देते। तो हमारा सही आंसर है मोमेंट्स ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि करंट पास करने के लिए आयन सबसे ज़रूरी है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ए करंट प्रवाह, बी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, पावर शक्ति, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ये सीधा क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछा गया है। पहले भी आपको बताया गया था कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेशंस और डायरेक्टली फैक्ट से पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ हमें सबसे ज़रूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हमारे इन्हीं से बन जाते हैं। हमारे फिर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े थ्योरी में से डीपली पूछे जाते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स के होते हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। 1-2 मॉडरेट होते हैं, और फिर 2 से 3 ऐसे डाले जाते हैं जो टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, इसमें तो सीधी डेफिनेशन पूछी गई है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि कोई वर्क डन है किसी चार्ज को मूव करने में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? तो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W, यानी वर्क डन, एंड अपॉन क्यू, मतलब कूलम यानी कि चार्ज। ये हमारा चार्ज है जिसकी यूनिट कूलम होती है। वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है। पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट।
और ये हमारा फॉर्मूला होता पोटेंशियल डिफरेंस का। ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया, अगर तुम्हारे याद है तो आसानी से कर लोगे। फॉर्मूला किसका है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस और लेंथ से मिला हुआ फॉर्मूला है, जो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया को मिलकर बनाया जाता। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल और लंबाई के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के सीधे अनुक्रमानुपाती। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल और लंबाई के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती। तो सीधा सा सीधा क्या होगा? सही आपको पता होना चाहिए कि सीधा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू L अपॉन A। इसमें क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये क्या है? ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन है, अगर हम किसी रेजिस्टेंस है अगर उसको बढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। इस अगर कोई हमारा वायर है यानी कोई तार है, अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर हमारा कोई वायर है, यह उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर हम उस वायर के एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया हमारा बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, अगर हमारा एरिया घटेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर हम किसी वायर की लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस तरीके से एरिया है, एरिया को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई लेंथ है उसकी डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? फिर अगर कोई हमारा वायर है उसके एरिया को हम उसका 4 टाइम कर दें तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी सही डेफिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट एंड वाइस वर्सा। निम्न में से कौन सा उपकरण निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है और इसके विपरीत? ए जनरेटर, बी मोटर, सी ट्रांसफॉर्मर, डी वाइब्रेटर। तो वाइस वर्सा का मतलब है जैसे कोई काम हुआ है तो उसका उल्टा, जैसे यहाँ पे लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलता, तो वाइस वर्सा का मतलब कि हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में भी बदलता है, यानी कि सीधा भी करता और उल्टा भी करता। तो इसमें से क्या है वो? तो पहला है में जनरेटर। जनरेटर का सीधा सा मतलब है कि जनरेट करने वाला, यानी कि जनरेटर क्या है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में बदलता, यानी कि जैसे कि जनरेटर किस लिए यूज होता है? हमारा लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें इसका कोई काम नहीं है। मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। जब मोटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो क्या करती है? घूमना शुरू कर देती है, और जिससे अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं। वाइब्रेटर वाइब्रेटर होता है वाइब्रेशन करने वाला डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या कहता है? लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज में बदलता, जिसे हम आम भाषा में ढोल बोलते हैं। जैसे कि कभी बोलते हैं कि हमारा ढोल खराब हो गया, तो वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है। क्या होता है कि जो बिजली पॉइंट होता है ना, जहाँ से ये बिजली बिजली जनरेट होकर आती है, तो वो खंभे के जरिए हाई वोल्टेज में आती है, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता? तो उस वोल्टेज को डाउन करके जो है हमारे घरों में भेजता। क्वेश्चन नंबर 10, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। ए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी को आवेशित करने की प्रक्रिया। बी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कोइल, एक कोइल के माध्यम से गुजरने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सी इंड्यूस करंट इन ए कोइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कोइल। डी द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कोइल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर के कोइल को घुमाने की प्रक्रिया। तो क्या है इसका सही जवाब?
तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि हमारी कोई कॉपर है, कॉपर वायर का कोई स्प्रिंग है, यानी कि इसे बोलते हैं स्प्रिंग टाइप जो होता है सोलेनोइड। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमारी कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट मैग्नेट लेकर इसमें डालकर इसमें घुमाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि एक जो है हल्का सा करंट पैदा होता, तो उस करंट को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हमारे जैसे ये कोईल हमें दिखाई दे रही है और इसके अंदर हम इस मैग्नेट को घुमाना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि ये जो है, ये सुई जो हिलना शुरू कर देगी। तो ये क्या बताएगी कि हाँ, इसमें कोई करंट पैदा हो रहा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता। लगभग एक एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे कॉपर के 2 वायर हैं, एक ही वाला वायर है और इसमें हमने कोई करंट छोड़ा, इससे बल्ब कनेक्ट है। अगर हम ये पास-पास में लाए, तो वो करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। तो ये किस वजह से होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट पैदा किया जाता है, वो जैसे कॉपर है, कॉपर की स्प्रिंग सोलेनोइड है, तो उसके में मैग्नेट घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है? करंट जनरेट होता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है, वो से हम किसी करंट द्वारा चार्ज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता? नहीं, ये नहीं होता, ये बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है हमारा द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल। ये क्या बोल रहा है? जैसे कि कोई तार है, इसमें हमने कोई करंट पास करा, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन कहते हैं। ये भी गलत है। सी, इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। जैसे कोई कॉइल है, उसके पास हम एक मैग्नेट लाकर उसे मूव करना शुरू करते हैं, तो उसमें जो है करंट जो पैदा होता, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल और एन इलेक्ट्रिक मोटर, कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके लिए हमने कोई करंट दिया और उसने क्या करा? घूमना शुरू कर दिया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। हमारा सही आंसर है सी। थोड़ा और जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। पहला हमारा ये पूछा जा सकता है इसमें से फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? दूसरा भी ये पूछा जाता है फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? तो क्या है? फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए नियरली कंडक्टर। ये कहता है एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है एक कंडक्टर में, जिसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू माइनस डी फाई इक्वल टू डी टी। तो और इसका मतलब फराडे का सेकंड लॉ है जो इसी को डिफाइन करता। यह क्या बोलता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोर्स induced in a circuit is directly proportional to the rate of change magnetic flux through the circuit। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रही है उसके रेट ऑफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फराडे का सेकंड लॉ क्या है? और हमारा ईएमएफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? और हमारा ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? और ईएमएफ को किस में नापते हैं? तो इसको नापते हैं ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड इफ ए पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिडलाइन मिरर। यानी कि कोई हमारे 2 मिरर हैं, एक इधर अपोजिट लगे हुए हैं ये दोनों, और इसके बीच का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों मिरर पर उनकी कितनी इमेज बनेंगी? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड 8, डी इनफाइनाइट। तो देखते हैं, जैसे कि कोई यहाँ पर मिरर लगा हुआ है,
इसके जस्ट उल्टी साइड भी एक मिरर लगा हुआ है। तो इस बच्चे की जो इमेज है, तो कितनी इमेज बननी है, 1 2 3 4, और ऐसे ही इनफाइनाइट इमेज बनती हुई चली जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो सीधा सा सवाल हमारा क्या है, यदि तो समांतर समतल दर्पण के बीच एक बिंदु प्रकाश स्तंभ रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 गलत, 8 गलत, 4 गलत, तो ये बनेंगे इनफाइनाइट, यानी अनंत तक, जो गिने नहीं जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट। डी ब्रोगली समीकरण बताता है, ए डुअल नेचर दोहरी प्रकृति, बी पार्टिकल नेचर कण प्रकृति, सी वेव नेचर तरंग प्रकृति, नन ऑफ अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले ये जानते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन बोलता क्या है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि कोई रे है, जैसे हमारा कोई ये ऑब्जेक्ट है और इससे हमारी कोई लाइट निकल कर आ रही है, तो वो क्या है कि वो सीधी रेखा में चलती है, यानी कि वो रे की तरह चलती है। लेकिन डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कि जो है ये इस तरीके से सीधी रेंज में तो चलती है, लेकिन जो ना ये जो ना लाइट, ये लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होती है, जिन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन, जो कैसा होते हैं कि चारों तरफ स्प्रेड होते हैं, जिससे कि लाइट अपना पार्टिकल का नेचर दर्शाती है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कह रहा है कि वेव जो है एक फोटोन है, फोटोन की तरह है। ये जो वेव्स हैं इनमें फोटोन है, फोटोन क्या दर्शाते हैं कि ये पार्टिकल नेचर दर्शाते हैं वेव का। तो ये इतना कहता है डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट दैट। डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है कि जो है वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, जिससे कि वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है। तो इसमें डुअल नेचर गलत, पार्टिकल नेचर यही सही है, वेव नेचर, वेव तो वेव नेचर दर्शाएगी, ये गलत, नन ऑफ दी गलत। जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रोगली proposed that the wavelength of the matter wave would be related to the its movement by the same relationship as a photon equal h upon lambda। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन है। इसमें ये पूछा जा सकता है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, तो उसमें आपके लिए ये वेवलेंथ में ये दे देगा, और इसमें से अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग तरह के फॉर्मूले दे देगा। तो आपको ये सिलेक्ट करके बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कौन सा, तो वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और ये इक्वेशन इसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को दर्शा रही है। अगर थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता, तुम इसे डी ब्रोगली इक्वेशन डालकर यूट्यूब पर डाल सकते हो, तो उसमें जो है ना किसी एग्जाम्पल या 3D वीडियो में तुम्हारे आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो हम ये जानते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसमें सीधा सा जवाब होगा जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हमें जो नंबर वाइज या तो फ्रीक्वेंसी से याद कर लेनी चाहिए या फिर वेवलेंथ से याद कर लेनी चाहिए। तो इस वजह से जो ना हमें एक पता होगी तो दूसरा हम आसानी से निकाल लेंगे। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जिसमें रेंज ऑर्डर में ये सारी चीज़ दिखाई गई हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हैं इन्हें। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। उसके बाद आती हैं दूसरे नंबर पर माइक्रोवेव, उसके बाद आती हैं विजिबल लाइट, और चौथे नंबर पर आती हैं एक्सरे। यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्सरे की। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जैसे जैसे हमारी रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, तो ये हमारी यहाँ पर इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी और ज़्यादा हुई, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा। तो जैसे हम इधर से आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा। तो इस वाली टेबल को अरेंजिंग ऑर्डर में याद कर लेना, एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये होता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है रेड कलर की। और विबग्योर में सबसे ज़्यादा कम सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है
वायलेट कलर की। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? तो स्काई का ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है, जब सूर्य से किरण आती है तो ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड करती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो ये चारों तरफ स्प्रेड कर जाती है। इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और शाम के टाइम हमें आसमान सुबह शाम लाल दिखाई देता है, इस वजह से क्योंकि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो सूर्य आ जाता है, लेकिन जो इसकी वेवलेंथ है रेड वाली की वो सबसे ज़्यादा होती है, तो बाकी और कलर तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वे पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। इस वजह से हमें जो आसमान है वो सुबह शाम लाल दिखाई देता है। आसमान का कलर नीला होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये जो है स्प्रेड कर जाता है वॉयलेट कलर। लेकिन सुबह शाम हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ है सबसे अधिक, तो इस वजह से सुबह शाम हमें आसमान लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन तो आसान सा ही है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डेट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी? निम्नलिखित में से इस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए लाइट एमिटिंग डायोड, ए लेजर डायोड, ए सोलर सेल, ए ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी करवा देते हैं। इसका आंसर होगा सोलर सेल। आपने चारों तरफ अपने आप सोलर सेल तो देखे होंगे, छतों पर लगे हुए, दुकानों पर लगे हुए। वे क्या कहते हैं, जैसे कि कोई लाइट एनर्जी आती है, यानी कि सूरज से रोशनी आती है, तो सूरज से रोशनी आकर वो करंट फ्लो करने लगते हैं, जिससे बैटरी चार्ज होती है, फैन वैन आदि चलने लगते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, ये लाइट एनर्जी को किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो एलईडी होती हैं, एलईडी लाइट्स। लेज़र डायोड, ये लेज़र वाली डायोड होती है, जिसके एक पॉइंट पे एक लाइट को जो है बड़ लंबी दूरी तक भेजा जाता है। ट्रांजिस्टर ये टीवी के अंदर यूज किए जाते हैं, जो इंटरनल पार्ट होते हैं जो पीसीबी पर लगे होते हैं। पीसीबी क्या होती है? पीसीबी होती है प्लेट, जिस प्लेट पर अलग अलग पार्ट लगे होते हैं टीवी के, ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहे सोलर पैनल छत पर लगे हुए, जो इसको क्या है, लाइट एनर्जी को अंदर घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी में पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, तो वो क्या है? वो है हमारा सोलर सेल, यानी सोलर प्लेट बोल देते हैं। और ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है, तो यह है हमारा बल्ब और एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। थ्रू विच मोड ऑफ प्रोपेगेशन द रेडियो वेव्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? यानी कि कौन से मोड के द्वारा रेडियो वेव्स का जो प्रोपेगेशन यानी भेजी जाती हैं, किस तरीके से भेजी जा सकती हैं और कहाँ कहाँ भेजी जा सकती हैं? पहला, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, अंतरिक्ष तरंग प्रसार। स्काई वेव प्रोपेगेशन, आकाश तरंग प्रसार। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, भू तरंग प्रसार। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो क्या सही है आंसर? सोचो और बताओ। कितने लोगों को इसका आंसर पहले से पता है? कमेंट में बता सकते हैं। चलो समझते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करती है कि कोई पृथ्वी है, पृथ्वी से सैटेलाइट पर सिग्नल जाते हैं। सैटेलाइट क्या करती है, सैटेलाइट उल्टा फिर पृथ्वी पर सिग्नल भेजती है। तो ये क्या कर रही है, तो ये सिग्नल भेज रही है अंतरिक्ष में से, कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रहे हैं सिग्नल। या फिर कोई पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, वो क्या होता है, तो उस पर भी जो है हमारे कंप्यूटर डिवाइस जो है इस पर भी लगे होते हैं, इस पर भी। तो ये क्या है, ये जो ना डाटा लगातार इस पर रॉकेट पर भेजते रहते हैं, और रॉकेट लगातार सिग्नल पृथ्वी पर भेजता रहता। तो ये हमारा क्या है कि स्पेस में हमारा क्या हो रहा, रेडियो वेव्स का प्रोपेगेशन हो रहा। तो यानी कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ये भी बिल्कुल सही है। अब करते हैं बात आगे, स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई वेव प्रोपेगेशन जैसे हमारे एफएम रेडियो होते हैं, जैसे कि 98.5 रेड एफएम वगैरह वगैरह, ये क्या करते हैं कि कुछ एंटीने लगाकर ये क्या करते हैं, स्काई में यानी आसमान में जो कुछ रेडियो वेव्स को प्रोपेगेट कर देते हैं, जिससे वे चलती हैं। जैसे हम कोई अपने फ़ोन खोल कर, जैसे कार वार में एफएम रेडियो होता है तो उसे चलाते हैं, तो वहाँ से सिग्नल लेकर, तो उसमें जो है सिग्नल लेकर तो हमारी म्यूजिक वगैरह वगैरह चल लेते हैं। तो इसमें जो है सिग्नल लेने के लिए बड़े बड़े ट्रांजिस्टर और रिसीवर लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, स्काई में एंटीना सिग्नल फैला देते हैं। तो हमारा स्पेस में भी प्रोपेगेशन करती है, स्काई में भी प्रोपेगेशन करती है। तो अभी तक हमारे दो आंसर सही हो चुके हैं। अब करते हैं बात तीसरे के बारे में। आपने बचपन में रिमोट वाली कार्स तो देखी होंगी। तो ये जो है
ये भी क्या करते हैं, एक उसका रिमोट होता है और उसकी जैसे कार होती है, तो जैसे हम इसे चलाते हैं ये चलने लगती है। तो ये क्या है, ये भी हमारा इन्वायरमेंट में वेव प्रोपेगेशन करती है। तो ये भी हमारा एक उदाहरण हो सकता है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन पे यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है और एक यहाँ पे, तो इसके ज़रिए भी हम जो नीचे ग्राउंड पर भी क्या है, वेव प्रोपेगेशन करते हैं। जो उदाहरण हमारा रिमोट कार वाला था, वो क्या है, हमारी वेव प्रोपेगेशन क्या हो रही है ग्राउंड पर। तो हमारे ये तीनों तरीके से हमारी प्रोपेगेशन कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। अब धीरे-धीरे हम अपना बेसिक क्वेश्चंस करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है तुम्हारे बेसिक से ही हो जाते हैं। उसमें कोई हमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी ना होती, बस सीधे टॉपिक क्लियर करने होते हैं। हमारे फिर जो है कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जैसे ही हम 6 से 7 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, तो हम न्यूमेरिकल भी करना शुरू कर देंगे। तो उसमें हम 2 से 3 न्यूमेरिकल रोज़ करेंगे, तो हमारे जो है 8 से 9 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएँगे। इनमें 8 से 9 में 5 से 6 तो काफ़ी आसान होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वे टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं। या तो ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ एक साथ दिमाग में आ जाओ तो इन्हें कर लो, नहीं तो इनका क्या होता है, इन्हें स्किप करके अपने अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट बच्चों के लिए डाले जाते हैं। आपने बहुत से पेपर में देखा होगा कि जैसे बीच-बीच में लंबे-लंबे थोड़े लैंग्वेज वाले तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन डाले जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इन पे अपनी 4 से 5 मिनट बिगाड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ये बच्चे जो है इस क्वेश्चन को जो फिलहाल के लिए मार्कस रिव्यू करके रख लेते हैं और इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, जैसे उनका पेपर पूरा सॉल्व हो जाता। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें करने में कम से कम 2 से 5 मिनट आराम से लग जाती हैं। तो बेहतर होता है तो इन्हें पहले बारी में स्किप करके चलो और इन्हें जब टाइम बचे तो बाद में पेपर करने के बाद तब करो। तो हमारे अभी 6-7 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएँगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएँगे, तो हम फिर इसमें न्यूमेरिकल ऐड करना शुरू कर देंगे। तो आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं, ये भी हमारे पास होंगे। ये भी हमारे सॉल्व हो जाएँगे, इनका भी हमारा स्कोर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर तैयार है ना कल फिर एक नई प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें हम और छाँट कर बेहतर से बेहतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएँगे। और अब हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाने वाले हैं इसी नाम से, करियर की वाइब। उस पे आपको क्लास की पीडीएफ अनसॉल्व वाली मिल जाएगी। आप आराम से पहले क्वेश्चन लगा सकते हैं, फिर उसके बाद वीडियो देख सकते हैं आप क्या गलती कर रहे हैं। और आपको उस पे प्रीवियस ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के मिल जाएंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी और इंतज़ार करिए अगले प्रैक्टिस सेट का।